नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां बात करेंगे देश से जुड़ी अहम खबरों की। सबसे पहले बात उत्तराखंड के उत्तरकाशी की। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में तीर्थ यात्रियों की बस खाई में जा गिरी। इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित रामटा के पास तीर्थ यात्रियों से भरी बस गहरी खाई में गिरने से कम 26 लोगों की मौत हुई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए हायर सेंटर भेजा गया। उत्तराखंड पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि वह खोज और बचाव अभियान पूरा हो चुका है। इस बस में 28 तीर्थ यात्री समेत कुल 30 लोग सवार थे। यह सभी तीर्थ यात्री मध्य प्रदेश से उत्तराखंड यात्रा पर आए थे। ऐसे में सबके मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, जो कि 26 लोगों की जिंदगियों को ली गई। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार सुबह घटनास्थल का दौरा किया और मृतकों के परिजन और घायलों से मिलकर उन्हें संवेदना दी। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहे। शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस हादसे में घायल हुए ड्राइवर के मुताबिक बस का स्टीयरिंग फेल होने के कारण उसका नियंत्रण खो बैठा और यह हादसा हो गया। उन्होंने बताया कि इस हादसे में मारे गए लोगों के शव आज ही खुजराव भेजकर उन्हें का अंतिम संस्कार करवाने की कोशिश की जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों से मिलकर मिली जानकारी के मुताबिक यह बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, जहां सड़क पर काफी चौड़ी थी। ऐसे में वाहन यहां तेज गति से चल रहा था। उन्होंने बताया कि तीर्थ यात्रियों से भरी बस भी तेज गति में थी। इस दौरान सामने से आ रहे वाहन को पास देते समय बस चालक पर नियंत्रण खो बैठा। बस की रफ्तार काफी तेज होने के बाद वह सड़क के बाहर निकलकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के वक्त बस की स्पीड इतनी तेज थी कि खाई में गिरने से उसके परकच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी यात्री जगह जगह छिटक गए। इस हादसे की खबर मिलते ही पुलिस के साथ राहत और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गए। हालांकि तब तक कई लोग रात भर की मशक्कत के बाद उन्होंने 26 लोगों के शव बरामद किए, तो जबकि गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। इन घायलों को गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार देने के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इस हादसे में हताहत हुए सभी तीर्थ यात्री मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ऐसे में घटना की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उत्तराखंड पहुंच गए और हताहतों की मदद में जुट गए। उन्होंने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए सहायता देने का ऐलान किया है। वहीं उत्तराखंड परिवहन विभाग की दुर्घटना राहत निधि ने मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। तो पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर स्वर्ण मंदिर में बवाल मचा। यहाँ भीड़ ने खालिस्तान समर्थन में नारे लगाए। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जमकर हंगामा हुआ। खबर है कि मंदिर में भीड़ ने खालिस्तान समर्थक नारे लगाए। इतना ही नहीं, लोग खालिस्तान अलगाववादी जर्नैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीर लेकर भी नजर आए। खास बात यह रही कि 28 साल पहले भारतीय सेना ने हरमिंदर साहिब में प्रवेश कर भिंडरावाले को ढेर किया था। जानकारी के मुताबिक लोगों का एक समूह अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में प्रवेश द्वार पर जुटा। इस दौरान खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए और भिंडरावाले के पोस्टर भी भीड़ के साथ दिखाई दिए। आज ही के दिन 1984 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया था। यह ऑपरेशन भिंडरावाले और अन्य हथियारबंद आतंकवादियों को ढेर करने के लिए शुरू किया गया था, जो कि मंदिर परिसर में छुपे बैठे थे। इस ऑपरेशन में सेना को सफलता तो मिली, लेकिन कई आम नागरिकों की भी मौत इस दौरान हुई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने शनिवार को राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की थी और उन्होंने कहा था कि शांति बनाए रखने के लिए पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मान ने पुलिस और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए
6 जून से पहले ही व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को भी किसी भी कीमत पर राज्य में मुश्किल से अर्जित शांति को भंग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पंजाब को देश में एक शांतिपूर्ण राज्य बनाने को लेकर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए उन्होंने कहा कि शांति भंग करने की कोशिशों के करने वालों की किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। मान ने कहा था कि राज्य की प्रगति और समृद्धि में बाधा डालने वाली कुछ ताकतें शांति को पटरी से उतारने की लगातार कोशिश कर रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार इस तरह के किसी भी नापाक कदम को सफल होने नहीं देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है और राज्य में शांति बनाए रखने में उनकी सहायता के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। बावजूद इसके कई लोग भिंडरावाले की तस्वीर को लेकर इस जुलूस में नजर आए। आपको बता दें कि इसके साथ ही स्वर्ण मंदिर में भी हंगामा देखने को मिला। मंदिर में भीड़ ने खालिस्तान समर्थक के नारे भी लगाए। तो समाजवादी पार्टी ने लोकसभा उपचुनाव के लिए नामों की घोषणा की है। आपको बता दें कि रामपुर और आजमगढ़ में ये उपचुनाव होने हैं, जहां समाजवादी पार्टी ने तंजीम फातिमा और धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया है। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर में होने वाले लोकसभा के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रामपुर से आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर और आजमगढ़ सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। आजमगढ़ से अखिलेश यादव और रामपुर से आजम खान ने बाजी मारी थी। इसके बाद इस साल मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में इन दोनों नेताओं के जीत हासिल करने के बाद आजमगढ़ और रामपुर सीट खाली हो गई थी। यहाँ 23 जून को जनता अपने सांसद का चुनाव करने के लिए वोट डालेगी। आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी से पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। बसपा ने पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने गायक दिनेश लाल यादव निरहुआ को यहां से उतारा है। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को आजमगढ़ सीट से टिकट नहीं दिया गया। मौजूदा स्थिति में आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के लिए सेफ सीट नहीं है। ऐसे में पार्टी ने हार के डर से डिंपल यादव को उतारने का खतरा नहीं उठाया। पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ या रामपुर में हारने का डर है। अगर ऐसा होता है और तो माना जाएगा कि मुसलमान समाजवादी पार्टी से दूर जा रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को वोट मुसलमान नहीं देंगे। रामपुर सीट की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को टिकट दिया है। भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और लोक गायक दिनेश लाल यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के विरुद्ध बीजेपी के उम्मीदवार रहे थे और उन्हें हार मिली थी। बीजेपी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ पर फिर से दांव लगाया है। रामपुर में बीजेपी ने पूर्व विधान परिषद सदस्य घनश्याम लोधी पर भी दांव लगाया है। लोधी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। अति पिछड़ी जाति से आने वाले घनश्याम लोधी 2016 में समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य चुने गए थे और उन्हें आजम खान का करीबी भी माना जाता था, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया था। हालांकि लोधी ने उस वक्त दावा किया था कि वह 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी को छोड़ चुके हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों पर 23 जून को मतदान होगा और मतगणना 26 जून को होगी। उपचुनाव के लिए अधिसूचना 30 मई को जारी की गई थी। इसके बाद अब समाजवादी पार्टी ने रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने तंजीम फातिमा और धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया है।
तो सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। आपको बता दें कि ईडी ने उनके घर पर छापा मारा है। सत्येंद्र जैन की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। सोमवार को ईडी ने उनके आवास पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई कोलकाता स्थित एक कंपनी से संबंधित हवाला के लेन देन को लेकर की गई है। जैन फिलहाल 9 जून तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे दिल्ली सरकार के मंत्री को हाल ही में हाईकोर्ट से झटका लगा था। कोर्ट ने ईडी की पूछताछ के दौरान वकील की मौजूदगी पर भी रोक लगा दी है। ईडी की यह कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब दिल्ली के मंत्री की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक विवाद चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सभी आप नेताओं को गिरफ्तार करने की मांग को भी कही थी। उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होने की भी संभावनाएं जताई थीं। केजरीवाल ने कहा था कि मुझे सूत्रों से पता चला है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाली है। केंद्र ने सभी केंद्रीय एजेंसियों से सिसोदिया के खिलाफ फर्जी मामला तैयार करने और उन्हें गिरफ्तार करने को कहा है। मैं पीएम से अनुरोध करूंगा कि हम सभी को एक एक करके जेल भेजने की बजाय एक साथ जेल में डाल दें और सभी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ जांच के लिए करें। अपनी सभी एजेंसियों को एक बार से हमारे खिलाफ जांच करने को कहें। बता दें कि केंद्र एजेंसियों की सीबीआई के 2017 के एक मामले पर आधारित है। इसमें आरोप लगाया गया कि आम आदमी पार्टी के नेता और उनकी पत्नी पूनम जैन ने फरवरी 2015 और मई 2017 के बीच 1,47,00,000 की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी, जो कि उनकी आय से ज्ञात स्रोतों के से भी दुगनी अधिक थी। इसको लेकर अब ईडी ने उनके घर छापा मारा है। आपको बता दें कि 9 जून तक सत्येंद्र जैन ईडी की हिरासत में रहेंगे और अब कोलकाता में स्थित एक कंपनी के संबंधित हवाला के लेन देन को लेकर ईडी ने उनके घर पर छापा मारा है। कोरोना मामलों की बढ़ोतरी के साथ अब नोरो वायरस ने भी भारत में दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि केरल में 2 बच्चों में नोरो वायरस की पुष्टि की गई है। कोरोना वायरस की रफ्तार पर ब्रेक जरूर लगी है, लेकिन अभी भी इसका खतरा टला नहीं है। इस बीच केरल सरकार की तरफ से एक और डरावनी खबर सामने आई, जहां से राज्य में कुछ बच्चों में नोरो वायरस की पुष्टि हुई है। केरल सरकार के अनुसार राज्य के तिरुवनंतपुरम में रहने वाले 2 बच्चे नोरो वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। नोरो वायरस बच्चों में डायरिया का कारण बनने वाले रोटा वायरस की तरह ही है। यह वायरस दूषित पानी और भोजन से फैलता है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी स्थिति का आकलन करके जरूरी निवारक उपाय घोषित कर दिए हैं। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि यह बीमारी बहुत ही संक्रामक है और सभी को सलाह दी गई है कि वह स्वच्छता का विशेषकर ध्यान रखें। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जिन 2 बच्चों में नोरो वायरस की पुष्टि हुई है, उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। फिलहाल चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सभी को सचेत रहना चाहिए और खासतौर पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बच्चों में खाद्य बीमारी की शिकायत के बाद उनके नमूनों की सरकारी लैब में जांच की जा रही है, जहां नोरो वायरस की पुष्टि हुई है। अधिकारियों का मामला है कि स्कूल में लंच करने के बाद बच्चों में फूड पॉइजनिंग हुई थी। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार नोरो वायरस का इलाज किया जा सकता है। इसे फैलने से रोका भी जा सकता है। यह वायरस संक्रमित खाने, पानी और संक्रमित सतहों से फैलता है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस वायरस से संक्रमित होने पर शरीर से के काफ़ी मात्रा में तरल निकल जाता है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने को कहा है और हर बार टॉयलेट का इस्तेमाल करने के बाद साबुन और पानी से अच्छी तरह हाथ धोने की भी सलाह दी है। बता दें कि नोरो वायरस आखिर है क्या। नोरो वायरस एक बहुत ही संक्रामक वायरस है, जिसके कारण डायरिया और उल्टी होने लगती है। नोरो वायरस से कोई भी संक्रमित हो सकता है और यह किसी भी व्यक्ति को बीमार कर सकता है। नोरो वायरस किसी भी संक्रमित व्यक्ति से सीधे संपर्क में आने, संक्रमित पानी और खाने से यह वायरस फैल सकता है। यही नहीं, संक्रमित सतहों को छूने और फिर उन्हीं हाथों को बिना अच्छी तरह
धोए मुंह में डालने और कोई भी व्यक्ति नोरोवायरस से इस तरह संक्रमित हो सकता है। नोरोवायरस के लक्षण मलती आना, पेट संबंधित दिक्कतें होना, बुखार होना है। नोरोवायरस की वजह से उल्टियां भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से डायरिया के लक्षण नजर आ सकते हैं। सिर दर्द और बदन दर्द भी इसी बीमारी के लक्षण हैं। नोरोवायरस को फैलने के से रोकने के लिए अच्छी तरह से हाथों को साबुन और स्वस्थ पानी से धोते रहने से आप नोरोवायरस से बच सकते हैं। बाहर से लाने के बाद फलों और सब्जियों को भी अच्छी तरह से धो लिया जाए, तभी इसी नोरोवायरस से बचाव हो सकता है। अगर आप मछली खाने के शौकीन हैं तो शेल फिश को अच्छे से पकाएं और फिर खाएं। इसके अलावा अगर आप बीमार हैं तो घर में ही रहें ताकि अन्य लोगों को इस बीमारी से संक्रमित ना कर पाएं। लक्षण पूरी तरह से खत्म होने के बाद ही घर से बाहर निकलें और इस नोरोवायरस को लेकर जल्दबाजी ना दिखाएं, ताकि लक्षण खत्म होने पर कम से कम 2 दिन के बाद ही घर से बाहर निकलें। अगर आप बीमार हैं तो अन्य लोगों के लिए खाना ना बनाएं और उनके साथ खाना ना खाएं। बुलेटिन के आखिरी में बात कोरोना केसों की कर लेते हैं। लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामले 4000 के पार हुए। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 4518 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों में एक बार फिर डराने वाली स्थिति पैदा कर दी है। पिछले 3 दिनों की बात करें तो हर दिन 4000 के आसपास मामले सामने आ रहे थे, लेकिन सोमवार को जारी हुए आंकड़ों को देखें तो 24 घंटे के अंदर 4518 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। कई महीनों के बाद ऐसा हुआ है जब एक साथ देश में इतनी संख्या में कोरोना संक्रमण दर्ज किया गया हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2769 लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं, तो वहीं 9 लोगों की कोरोना के कारण मौत दर्ज की गई है। वहीं सक्रिय मामलों में भी उछाल देखा गया है। देश में अब कोरोना के 25,782 सक्रिय मामले बचे हैं। देश में कोरोना की स्थिति पहले 4 दिनों में बिगड़ती है। बीते शुक्रवार को करीब 3 महीने बाद 4041 मामले दर्ज किए गए थे। इसके बाद शनिवार को 3962 के सामने आए थे और बात अगर रविवार की करें तो रविवार को 4270 नए मामले मिले थे, जो कि आज की संख्या अब 4500 के पार हो गई है। महाराष्ट्र और केरल में कोरोना संक्रमण ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र में आज 869 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद यह सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 6767 हो गई है। तो वहीं केरल में 545 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। यहाँ सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 8835 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में संक्रमण दर बढ़कर अब 1.62% पहुंच गया है। वहीं साप्ताहिक संक्रमण दर 0.91% पहुंच गया है। इसके अलावा रिकवरी रेट 98.73% पर बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि देश में अब तक संक्रमित हुए मरीजों में महज 0.06% ही सक्रिय मरीज बचे हैं। तो कोरोना के साथ साथ देश में अब नोरो वायरस के भी संक्रमण मिले हैं। आपको बता दें कि केरल में 2 बच्चों को नोरो वायरस होने की पुष्टि की गई है और कोरोना के मामलों में बीते 3 दिन से लगातार कोरोना के मामले 4000 के पार पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 4518 नए मामले सामने आए हैं। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।